अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो में मौजूद हैं इसार राना और ताहिर मलिक। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे आज क्योंकि वीक का पहला दिन था और काफ़ी जो है मामलात रहे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के मामले पर इलेक्शन कमीशन की अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि दोनों ही आइनी इदारे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है आपस में बैठे मुशावरत करें और मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अलावा बात हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालती कार्रवाई का जो है वो आगाज़ कर दिया और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने इसकी जो है वो समाअत भी की है, उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी सरदारी अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने सवाल किया कि क्या आपको पता है कि फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 48 क्या है, तो इसको भी जो है वो शामिल गुफ्तगू करेंगे इस टॉपिक को। इसके अलावा डिस्कस करेंगे IMF जो है कर्ज़ पे कर्ज़ दिए जा रहा है, अगर हमने टाइम पे कर्ज़ अदा ना किए तो मज़ीद कर्ज़ बढ़ेंगे और अब तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है वो भी कहते हैं कि डूब मरने का मुकाम है। इसके अलावा आवाम पर बोझ पड़ रहा है, हुकूमत कुछ कर नहीं रही है। और साथ ही साथ डिस्कस करें कि आज से 2 साल कबल अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को केनिया में कत्ल कर दिया गया था और आज जो है केनियन हुकूमत ने, वहाँ की हाई कोर्ट ने जो है एक फ़ैसला दिया है और उसके मुताबिक 2 करोड़ 17 लाख रुपए जो है उनकी फ़ैमिली को दिए जाने का भी कहा है। डिस्कस करते हैं सबसे पहले मलिक साहब से। मलिक साहब, अब तो जो है अदालत ने भी बरमला कह दिया कि भाई तौहीन अदालत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, चाहे कोई जर्नलिस्ट करे चाहे कोई भी करे। बिल्कुल सही है, ये पाकिस्तान का लॉ है, पाकिस्तान आइन के मुताबिक ऐसी है। कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि आप आएँ और जज को या अदालत की तौहीन कर दें। मगर मैं कोई उलझ नहीं रहा अदालत से, मैं अपने तौर पे सोच रहा था कि बड़ा बेहतर था अगर चीफ साहब अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अगर वो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है जो मुझे समझ आई है, जो पाकिस्तान की सरकार है उसमें FIA डिपार्टमेंट है, उसमें PTA है एक पाकिस्तान, हाँ जी। एक महकमा है। जो क्वेश्चन मैं रेज़ करना चाह रहा हूँ, हमारे पास जो मुझे समझ है थोड़ी बहुत, वो ये कि आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी जो चीज़ सोशल मीडिया पर ये कहाँ से आई है। तो अगर ज़ेरे गर्दिश एक ऐसा, मेरी क्योंकि अपनी आंखों से मैंने देखा कि ऐसी डिग्री हैं, कुछ ऐसी चीज़ें गुजरी हैं जिसमें जस्टिस जहांगीरी के एक जगह पे वालिद साहब का नाम कुछ है, दूसरी जगह चेंज है। मैं जो सवाल इसे रेज़ करना चाह रहा हूँ, तो मेरे ख्याल है बहुत बेहतर है वो डेफिनेटली तौहीन अदालत जिसने की उसको सज़ा दें, और उन्होंने जो कहा कि वो गर्मियों में अडियाला होंगे वो भी सही है। मगर मैं समझता हूँ बड़ा सिंपल फार्मूला है, उनका काम था कि वो जो सरकारी महकमे हैं उनको ये हुक्म दें कि भाई ये बताओ ये जो जैली है, असली है, जो ज़ेरे गर्दिश जो चल रही है चीज़ें जजेस के खिलाफ, वो कहाँ से आ रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं चोर नहीं चोर दी मां उफड़ो। तो मेरा क्वेश्चन यही है, हम खुद भी इसी तरह शो करते हैं और एक पूरी वेव बन गई है, हर महीने में हर 15 दिन के बाद सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड आ जाता है जो अच्छा नहीं है। मैं उस ट्रेंड को साथ नहीं दे रहा, मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी मुल्क के पास, किसी रियासत के पास, किसी हुकूमत के पास ये टेक्नोलॉजी हो कि उसकी सोर्स पकड़ा जा सके। अब जिस बंदे ने वो जेली डिग्री या जिस बंदे ने ये काम शुरू किया, जहाँ से इंफॉर्मेशन निकल रही है, वो उसको ट्रेस करे, हाँ उनको भी लें। और उसका भी एक थोड़ा सा मैंने एक वकील साहब से बात की, उन्होंने कहा जी नॉर्मली ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। वो आप फैसल वाडा वो फुल सुल्ताना ही बना था, गंडासा लेके ऐसे मैं तौहीन ये वो प्रॉक्सी कह दिया, छोड़ूंगा नहीं साफ। तो जाके उन्होंने कहा जी मुझे माफ़ कर दो, मेरी नीयत अच्छी थी। तो मैं असल बात वही है कि आप के पास वो महकमे हैं जिनकी जिम्मेदारी है, आप सबसे पहले उनको हुक्म देंगे यार मुझे बताओ एक हफ्ते के अंदर ये पहली जो इस मुल्क में ट्विटर पे, फेसबुक पे जो बकवास है, सबसे पहले कहाँ से ये मवाद कहाँ से रहा है। ठीक, राइट। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि आज जो है, जैसे कि चीफ जस्टिस ने आमिर फारूक साहब ने जो एक काफ़ी लंबी डिटेल जो है मुकालमेबाजी भी की है, कुछ जो है सहाफ़ी उनको नोटिस भी हुए मेरा ख्याल है। देखें PTI के ऊपर एक जो नैरेटिव डेवलप हुआ है कि जी ये सोशल मीडिया पे बहुत गंद मचाते हैं। आप बच के रहिएगा राना साहब, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अल्लाह करे मेरे पे नज़र नवंबर दिसंबर में पड़े तो गर्मियों से बच जाऊंगा मैं उड़ियाला। नहीं क्या मतलब नवंबर दिसंबर क्यों? भाई उन्होंने कहा ना कि जिन्होंने ये किया वो गर्मियाँ जो है अडियाला में गुजारेंगे, तो मैं कह रहा हूँ मैं नवंबर दिसंबर पड़ेगा, मौसम आ जाए, अच्छा मौसम में चलो बंदा बचा हो जाता थोड़ा। चलो सही, अक्लमंदी। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि PTI के ऊपर जो ये इल्ज़ाम है कि जी वो डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं और वो सारा कुछ सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो क्या वजह है कि जब आपकी मर्ज़ी की बात नहीं आती तो दूसरी तरफ से भी पूरी चढ़ाई होती है। ये जो
मैं वैसे तो मुझे मेरा यकीन है कि मेरे पे इसलिए नज़र नहीं पड़ेगी कि मैं कुछ फरमाइशी ट्वीट नहीं करता। सही। ठीक है, जब मुझे कोई ट्वीट लिख के नहीं देता कि ये अपने नाम से ट्वीट कर दें, मैं तो वो करता हूँ जो मेरा ज़मीर कहता है। तो ये जो फरमाइशी ट्वीटें होती हैं और फिर उसके बाद ये सारा कुछ होता है, तो ये दोनों तरफ से ही हो रहा है। और देखें, अदालतों को अपनी इम्पार्शलिटी जो है ना वो साबित करनी होती है। मिसाल के तौर पे इमरान खान ने अगर ये एक खातून को कहा कि जी आप भी इधर ही हैं, तो उन पे तो दहशतगर्दी का पर्चा हो गया। सही है। वावडा ने कहा कि हम उनकी पगड़ियों के साथ ऐसे खेलेंगे, तो उसकी माफ़ी कबूल हो गई। हाँ। एमल वली खान ने कहा कि ये जो चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट है वो यहीं पे रहता है, हम उसके ऐसी की तैसी कर देंगे, तो उनको तो किसी ने नहीं पूछा। ठीक है, मरियम साहिबा ने चीफ जस्टिस को कहा कि दुम दबा के भाग गया, उनसे तो किसी ने बात नहीं की। नवाज शरीफ साहब जजेस का नाम लेके कहते रहे कि ये इन्होंने मेरे खिलाफ ये सारा कुछ किया, हमारी जुडिशरी तो नहीं बोली। तो क्या हमने मखसूस लोगों के ऊपर निशान लगाए हुए कि ये बोलेंगे तो हम इन पे वो कर देंगे? जब वावडा को आपने माफ़ी दी तो वावडा ने अतर मिनल्ला साहब के हवाले से कोई बात की, तो उस पर अदालत को ये चाहिए था कि फौरी तौर पे कहती कि अभी तो तुमने माफ़ी मांगी है। जो अदलिया की इज्जत का मतलब कहीं काजी फायज ईसा साहब की इज्जत नहीं है। अदलिया की इज्जत का मतलब है तमाम जजेस की इज्जत। ठीक है ना, जब वो उन्होंने अतर मिनल्ला के लिए कहा था तो चीफ साहब को चाहिए था कि ये ना कहते कि ये कोई पर्सनल आपकी चीज है, कहते कि वो जज है और वो मेरा हिस्सा है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में जो ये मेरा अच्छा मेरा गंदा ये जब तक नहीं खत्म होगा। और दूसरी बात ये, आई एम सॉरी टू से, मलिक साहब इससे शायद एग्री करेंगे कि सहाफ़ियों को किसी सियासी जमात या किसी भी और उसकी टूल नहीं बनना चाहिए। उन्हें सहाफ़ी के तौर पे अपने किरदार अदा करने चाहिए। 100% एग्री करता हूं। ठीक है ना, बजाय इसके कि हमें, मैं तो जानता हूँ कि एक ट्वीट आती है वो 5-7 लोगों को जाती है, वो एज इट इज ट्वीट कर देते हैं। राइट। ठीक है ना, तो क्या आप भाई किसी के तनख्वाहदार हैं? वो सहाफ़ी नहीं है, फिर वो सहाफ़त की डेफिनेशन पे नहीं आते। आई एग्री विद यू। या फिर आप तनख्वाहदार हैं किसी के, जो आप ऐसा करते हैं। और ये ट्रोलिंग अगर पीटीआई वाले करते हैं इदारों पे तो बहुत गलत करते हैं, आई कंडेम इट। लेकिन जो अगर ट्रोलिंग उन जजेस पे जो थोड़ा इंसाफ की बात करते हैं उन पे करते हैं, चाहे वो किसी और तरफ से हो, तो मैं उनकी भी मजम्मत करूँगा। बिल्कुल ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर जब हम बात करते हैं तो उसके पॉइंट्स अगर हम देखें तो मलिक साहब ख़ास तौर पर जब हम एक टॉपिक को जब हम डिस्कस करते हैं या किसी एक बंदे को डिस्कस करते हैं तो हमें उसमें भी इखलाकन और हर तरह से रखना पड़ता है एक दायरा कार, जिसके अंदर रहकर जो है हम अपनी बात अपना जो है जो भी बात इज़हार राय अपने वो कर सकते हैं। तो जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो सारे ही मुझे लगता है सहाफ़ी और जर्नलिस्ट जो हैं उनके ऊपर भी सवालात उठ जाते हैं। नहीं, बड़ा रेलेवेंट है और राने ने बड़ी एक खूबसूरत पोजीशन ली है। पहले तो मैंने पहले भी तारीफ़ की है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इस ट्रेंड को मैंने फॉलो किया। मेरा वही क्वेश्चन है कि सवाल ये कि इस मुल्क में पहली मालूमात कौन देता है? जिस तरह वीडियोज़ यहाँ पे लीक होती नहीं, ऑडियो लीक्स होती नहीं, मेरा तब भी यही क्वेश्चन होता था कि अगर खुदा ना खास्ता मैं कोई छोटी मोटी ट्वीट कर दूं एज ए पर्सन, तो FIA को या PTA वो तो 1 सेकंड में मुझे कब्रों से निकाल लेती है कि पहली जो ट्वीट किस बंदे ने किया, वो साउथ अफ्रीका में बैठा है, वो नाइजीरिया में बैठा है, उसका ये नाम है, मुझे तो वो चीज़ों का नाम भी नहीं आता वो जहाँ से। इसका मेरा फिर वही क्वेश्चन है कि पहला सवाल मिसिंग जो है कि अदालत का पहला काम है, पहली जिस बंदे ने ये इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि उन्होंने पता है क्या करना है, ये मेरी कॉमन सेंस बता रही है कि जब इनकी बारी है इन्होंने कहना है, इन्होंने एक रिकॉर्ड दिखा दिया, उन्होंने कहना ये चीज़ें ज़ेरे गर्दिश है, हमने वहाँ से देख के ये बात कर दी है, उन्होंने मजीद कन्फ्यूज करना है। जब मैं अब आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, देखें यही हमारी ट्रेजिडी है, हमारी जो ट्रेजिडी अदलिया की है वही हमारी सहाफ़त की भी हो गई है। मतलब बाज़ का देखो राने ने बात की है, मैंने 5 दफ़ा दिल से कहा आई एग्री विद हिम, मैं इसलिए कहा है कि मेरी ताहिर मलिक की कोई पोजीशन नहीं है। मेरे बड़े बड़े अजीज़ दोस्त हैं, मैं इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ, इतने इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, मेरे से ज़्यादा वो अच्छे लोग हैं, करैक्टर उनका अच्छा है, मगर इसका ये कतन मतलब नहीं है कि एज ए जर्नलिस्ट आपको जो चीज़ सही लगती है अपनी ईमानदारी से उसको सही करें, जो गलत लगती है गलत। आपकी परमानेंट पोजीशन नहीं हो सकती। परमानेंट पोजीशन का एक बड़ा सिंपल हाल है सर, परमानेंट पोजीशन का सिंपल हाल है, आप रिज़ाइन करें, साल के लिए छोड़ दें। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, बेशुमार लोग थे नवाज शरीफ के ज़माने में, PTA के ज़माने में, वो जर्नलिस्ट भी होते हैं, सरकारी उहदा ले लेते हैं, कुछ ही पब्लिक रिलेशन बना हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है, भाई आप 1 साल के लिए जर्नलिज्म छोड़ दें,
तो मेरा आर्गूमेंट को मैं कंक्लूड ये करूँगा, अगर आप सहाफ़ी हैं तो अगर आप ये इंतहाई नेगेटिव बात है कि आपकी पोजीशन का पता लगे, क्योंकि हम तो कमेंटेटर हैं। जिस तरह क्रिकेट मैच होता है ना, एक टीम जीत रही है तो हम बताते हैं कि ये बॉलर की ये क्वालिटी है, उसी टीम की जो बैटिंग खराब होती है उसकी बैटिंग बताते हैं। मतलब मेरी ना पीपल्स पार्टी है हम किसी ना, को सपोर्ट नहीं कर सकते। यही क्राइटेरिया, अगर इस क्राइटेरिया से यहाँ भी ये बताया जाता है, बड़ा एक प्रोपेगेंडा सा हो गया यार, वो बंदा जो है ना बड़ा कमिटेड आदमी है, और भाई कमिटेड आदमी है, सहाफत से रिजाइन कर सियासत में चला जाए, आई सल्यूट हिम, जान दे दे जो मर्जी, मगर ये नहीं हो सकता कि आप सहाफत में भी रहें और एक पोजीशन ले लें कि ये पोजीशन सही है, नहीं इस तरह नहीं होता। एब्सोल्युटली राइट। राना साहब, आज जो है एक और केस सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी और जरदारी अपील पर समाअत हुई है, जिस पर चीफ जस्टिस कासिफ आइसा साहब ने एहसन भून साहब से मुकालमेबाजी की और पूछा है कि फॉर्म 47 क्या होता है, आपको पता है क्या होता है? मैंने तो कभी, शायद बहुत पहले गाना आया था, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू बड़ा मशहूर हुआ था वो गाना ना, तो जो गा रहा था उसे भी पता था कि वैसे इलू इलू क्या है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि काजी साहब को ना पता हो कि फॉर्म 47 क्या है। हो सकता है, हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ज़रा माहौल में थोड़ा सा शशका पैदा करने के लिए ऐसे कहा। वैसे ये ऐसे कैसे मुमकिन है कि चीफ जस्टिस को फॉर्म 47 का ना पता हो, ठीक है ना। तो और अगर नहीं पता तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। इससे तो पाकिस्तान का सारा इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो ख़तरे में पड़ गया कि अगर हमारे चीफ जस्टिस को फॉर्म 47 का नहीं पता तो फिर उन्हें किस चीज़ का पता है, ऐसे है, ठीक है ना। तो और फिर उन्होंने बाकायदा पूछा तो उन्हें बताया गया कि फॉर्म 47 में ये होता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जो कुछ उन्हें बताया गया उसमें फॉर्म 45 का कहीं जिक्र नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म 45 को ख़ास एक छेड़ बन गई है किसी की ना, कि फॉर्म 45 का नाम ज़बान पे नहीं आना, 47 का आएगा, 48 का आएगा, आ जाएगा, 45 का नहीं आएगा। बिल्कुल, पूरी डिस्कशन ठीक है ना। इसलिए नहीं आएगा कि फॉर्म 45 24 करोड़ लोगों का तर्जुमान है, इसलिए नहीं आएगा कि फॉर्म 45 8 फरवरी को लोगों का रद्द-ए-अमल का नाम है, और ये रद्द-ए-अमल नहीं डाइजेस्ट हो सकता। मिसाल के तौर पे आज वो जो आर्डर आया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से, उसमें कहा गया कि जी दोनों आईनी इदारे, इलेक्शन कमीशन भी और लाहौर हाई कोर्ट भी, लिहाजा ये दोनों मिलकर मुशावरत से फैसला करें। अब इसके पीछे असल चीज़ क्या है कि जो पहले चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो हाजिर सर्विस जजेस हैं इन्होंने ये ट्रिब्यूनल्स में बैठना है, ठीक है। तो वो बैठते तो फिर फैसले कुछ और होते, बिल्कुल, फॉर्म 45-47 के। अब नए चीफ जस्टिस साहिबा आ गई हैं, ठीक है, और वो जैसे आई हैं माशाल्लाह, वो पहली दफ़ा मैंने सुना है कि जी वो बाकायदा वोटिंग हुई। अदरवाइज मैं तो मुझे तो ये पता था कि सीनियरिटी, जो सीनियरिटी के हिसाब से जो होता है वो आता है, लेकिन सीनियरिटी वाला शायद एक्सेप्टेबल नहीं था, तो फिर वो पर्चियां डाल के और वो आई हैं। अब वो आ गई, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम का बेड़ा गर्क किया, उसने पाकिस्तान के इलेक्शन निज़ाम का बेड़ा गर्क किया, पूरी दुनिया में हमारे ऊपर थू थू करवाई, हमारा मजाक बनवाया, हमें मेंढक चोर करवाया गया, ठीक है। दुनिया के अंदर हमारे पे उंगलियां उठी कि ये कौन सा जमहूरी मुल्क है जिसके अंदर लोग उठाए जा रहे हैं, जिसमें कागजात छीने जा रहे हैं, जिसमें एक पार्टी को पाबंदियां लग रही हैं, जिसमें एक पार्टी के सरबराह को सजाएं हो रही हैं। वो फैसला करेगा मिलके अपने खिलाफ आने वाले इल्जामात का, कि वो तय करेंगे कि जी अच्छा हमने ये तरीकेकार क्या अपनाना है। ये कौन सा इंसाफ है? आप सीधा कह दें कि भाई हमने जो तय किया हुआ है ना रास्ता, हमने वही रास्ते पे चलने देना है, और जो इधर उधर होगा उसे उठा के बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चीफ साहब को फॉर्म 47 का अगर नहीं पता तो मैं तो उनका वैसे ही फ़ैन हूँ, और मेरे अंदर मेरे दिल में उनके लिए जितनी अकीदत है, मेरे पास तो लफ्ज़ भी नहीं मिलते। तो मेरे जैसा कोई जाके उन्हें बता दे कि सब, उन्होंने खैर आज बता तो दिया, लेकिन एक आखिरी जुमला जो मलिक कहा कि इब्तदाई नतीजा होता है 47 और जो हतमी नतीजा होता है वो 48। हाँ, हतमी नतीजा वो होता है जो इलेक्शन कमीशन तय करता है, चाहे 47-48 पे कुछ भी लिखा हो, जो इलेक्शन कमीशन चाहता है वही होता है। आखिरी मैंने एक बात जो मलिक साहब ने की ना सहाफ़ियों की, देखें यहाँ पे मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में किसी भी सहाफ़ी के कद का अंदाज़ा उसकी कारकर्दगी
उसके इंटेलेक्ट, उसकी मेहनत, उसकी शराफत से नहीं लगाया जाता। यहाँ पे अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करता है, किस साफी के पीछे कौन खड़ा हुआ है, ठीक है ना, उतना ही उसका कद होता है। और मैं वैसे पढ़ रहा था कि बनाना रिपब्लिक का वो एक क्लिप देख रहा था, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि जिस रियासत में टैलेंट के ऊपर सिफारिश और पीछे कुछ साजिशें और ये वो सारी आ जाती हैं, तो उन लोगों को वो किया जाता है। तो बनाना रिपब्लिक का एक निशान ये भी होता है, अल्लाह पाकिस्तान को ऐसे बचाए। मलिक साहब, आर यू एग्री विद राना साहब के अगर इस तरह के मामला जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो हल करेंगे और इस तरह के मामला, तो फिर कोई भी इसको कबूलेगा तो नहीं? देखो, इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। फॉर्म 45 का मतलब है किसी भी हलके में जितने भी इलेक्शन पोलिंग स्टेशन होते हैं ना, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो 45 बनती है। मसलन मैं लाहौर से समझ लें एक किसी हल्के से लड़ रहा हूँ, उसमें 300 या 200 या 100 पोलिंग स्टेशन है। वो पोलिंग स्टेशन 1 से मैंने 300 वोट लिए, B से मैंने 25 लिए, वहाँ से मैंने C लिए। उनकी जो सारी कैलकुलेशन है ना, वो जो इलेक्शन कमीशन के पास ऑफिसर जाके देते हैं, उसको फॉर्म 45 कहते हैं। उन 45 को असूली तौर पे जो लॉजिकल है वो उसको कैलकुलेट करके ऑफिशियली एक चीज़ बना के फॉर्म 45 बेसिकली उसी से 47 बनता है। 47 को अलग चीज़ नहीं है, असूली तौर पे वो एक कैलकुलेशन है। जिस तरह आपसे 3 रुपये मुझे दिए, उसने 7 रुपये दिए, उसने 8 रुपये दिए, उसने 25 रुपये दिए, तो कैलकुलेट करके पता लगा कि ताहिर मलिक को 150 वोट पड़े हैं। जब वो उस 45 से 47 उसको बना देगा, वो लिखेगा 150 वोट ताहिर मलिक के, वो उसका बन जाएगा। अब पॉइंट सारा सिंपली यही है कि जब अगर आपका जो इलेक्शन का सिस्टम है, अगर आपका इलेक्शन कमीशन में इतनी जान नहीं है, इतनी सख्त नहीं है कि वो कहता है मैंने 47 जो बता दिए मैं 45 देने के लिए तैयार ही नहीं, तो दाल में काला है। हाँ। तो जब आप, इसीलिए तो मेरा आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, इसीलिए हम लोग आगे नहीं जाने पा रहे कि हमारे यहाँ अभी तक, मैं कोई इस हुकूमत को नहीं कह रहा, मैं 47 से शुरू करता हूँ, फॉर्म 47 और 1947 हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम अभी तक एक ऐसा इलेक्शन नहीं करा सके, एक इलेक्शन नहीं करा सके जिसमें हम नहीं, जो हम सारे कह सकें भी ये इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की आवाम का फैसला है, ये पाकिस्तान की आवाम का फैसला है, A है, B है, C है, D है, ये हुकूमत करे। तो ये फॉर्म 45 इतना छोटा इशू नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब कि किस किस्म का यार इदारा है, मेरे टैक्स से ये दायरा चलता है, मैं उससे पूछता हूँ जनाब तुम्हें जो 45 मिला है वो भी मुझे दे दो, 47 भी दे दो। क्या कबाहत है? कोई कबाहत है, वो राने वाली बात है, मैं राने से बंदूक चलाऊंगा। कोई कबाहत है तो नहीं ना आता, सीधी बात है कि आप लोगों को उनकी राय नहीं दे रहे, इसमें कोई लंबी चौड़ा इतना फलसफा फीसा गोरस कौन सा है? राना साहब, आपको याद है जब इलेक्शंस हुए थे तो फॉर्म 45 जिन लोगों को मिल गए थे वो अपने लेकर फिर रहे थे कि देखो भाई हम जीते हुए हैं, लेकिन उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन बीइंग एन अदारा जिस तरह से उन्होंने उसको ट्रीट किया और उसको रद्द कर दिया गया, तो उससे तो नहीं लगता कि ये जो है बाकी चीज़ें भी मामला चले? अरे नहीं, वो देखें पाकिस्तान, एक बात तो हम मानेंगे कि इलेक्शन कमीशन में मुस्तकिल मिजाजी है। जो लोग 9 फरवरी को फॉर्म लेके फिर रहे थे वो आज भी फिर रहे हैं वो वहीं खड़े हुए अपनी जगह पे ना। पूरी दुनिया ने कह दिया, यानी पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये इलेक्शन फेयर नहीं थे। ठीक, पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि इस जो इलेक्शन प्रोसेस था वो ठीक नहीं था। ठीक है, सिर्फ अगर नहीं कर रहे तो हम नहीं कर रहे। क्यों हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें शायद हम तय कर चुके हुए कि चाहे दुनिया हमें जितना मर्जी लताड़े, दुनिया हमें जितना मर्जी बुरा भला कहे, हमने टस से मस नहीं होना। अदरवाइज मैं जो एक जुमला बार बार कहता होता हूँ ना कि ठीक है इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं कह पा रहे या नहीं आ पा रही, लेकिन आप तारीख का गला नहीं घोंट सकते। ठीक, आप तारीख को मार नहीं सकते, उसने बोलना ही बोलना है। ठीक है ना, आज नहीं बोलेगी तो कल बोलेगी। सही। और जब वो कल बोलेगी तो इतना खौफनाक बोलेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। कोई नहीं सोच सकता था कि जब जौलक का मार्शल था तो उस दौर में जो कुछ हुआ था उस टाइम शायद नहीं कोड होता था, रिपोर्ट होता था, तो ये समझा जाता था कि शायद ये कभी भी नहीं होगा, लेकिन भी तारीख ने बताया कि क्या क्या उस दौर में हुआ। ठीक है, तो अभी तारीख जो है आज नहीं तो कल बोलेगी। और मेरे जुमला लिख लें कि ये आज के जो लोग हैं
वो इलेक्शन कमिश्नर हो, वो अदलिया के अफसर हो, वो कोई भी हो, ये हमेशा पाकिस्तान की तारीख में विलन डिक्लेयर होंगे। इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान के सियासी हकूक का बेड़ा गर्क किया, और ये कभी भी आप याद रखिएगा अच्छे नामों से नहीं बुलाए जाएंगे। मलिक साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज भी कह रहे थे कि हुकूमत तो हमारी वजह से बनी। क्विक सा आपका कमेंट है। मेरे लिए बिलावल साहब बड़ी इंटेलिजेंटली प्ले कर रहे हैं। वो हुकूमत में हैं मराद के लिए, वो जो हुकूमत के मज़े पूरे लेते हैं, मगर वो बार बार ये मैसेज दे रहे हैं भाई हम अपोजिशन हैं, हम क्रिटिक हैं। भाई आप की वजह से ही है। आप अगर पीटीए से मिलें, और सबसे पहले सदर जरदारी इज ऑन रिकॉर्ड, सबसे पहले उन्होंने इमरान खान को भी चेक किया था, काका तेरा की प्रोग्राम है, तो वो आप ठीक है आपकी वजह से है। मगर मुझे जो उन पर थोड़ी सी तनकीद करना मैं चाह रहा हूँ ना, कि फिर आप उनके साथी हैं, फिर आपकी मुझे मतलब मैं जितना भुट्टो को समझता हूँ, जितना पीपल्स पार्टी को समझता हूँ, फिर आप ये निजकारी किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं? ये जो आपने तनख्वाहदार बंदे के साथ उसकी जान निकाली है, वो आप किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं? ये जो मजदूर के साथ जो बिल कर रहा है, अब आप ये नहीं कह सकते कि हुकूमत उनकी है और हमारी वजह से है, फिर आप उसकी जिम्मेदारी भी लें। ये वो आधा सच बोल रहे हैं, आधे पे खामोशी हैं। यू आर पार्ट ऑफ इट, सिंपल एज दैट। बस वन लाइनर ये देखे, मैं पीपल्स पार्टी को एक डेमोक्रेट पार्टी समझता हूँ, ठीक है, और उसके वजूहात हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए काम किया। मैं बिलावल साहब से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मसलियतों ही फनबट से निकलें और फैसले करें, अगर उन्होंने अपने नाना की लेगेसी को लेके चलना है। ये नहीं हो सकता कि आप गुलगुले खाएं और क्या नाम है गुड़ से परहेज़ करें, ठीक है ना। अगर आप ये कहते हैं कि हमारी वजह से जमात है, तो फिर आप जिम्मेदार हैं इस महंगाई के भी और फेलियर के भी, ठीक है। और आप अगर डेमोक्रेट जमात हैं, तो आप एक ऐसी जमात के पीछे क्यों खड़े हुए हैं जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया? वो कातिल है पाकिस्तान की मईशत की। बिल्कुल। व्यूअर्स, बिजली की ओवर बिलिंग, IMF जैसे इश्यूज डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद साथ में। वेलकम बैक। माहाना बिल जो है आमदन से ज़्यादा आ रहे हैं, आवाम का जो है सस्ती बिजली का मुतालबा वैसे का वैसे ही है। दोबारा IMF के पास गए तो डूब बढ़ने का मुकाम होगा। वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो आज ये बयान दिया, जबकि वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि टैक्स आमदन में इजाफा न हुआ तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि आप मतलब मेरा मैं तो इसको तौहीन अवाम कहूँगा। मैं अभी थोड़ा सा डाटा देख रहा था, मतलब कसम वाली बात है, अच्छी बात नहीं लगती बंदा इस टोन में बात करे। कहीं इस बजट में, इस मुल्क में, इस रियासत में कहीं अवाम है और साडा खून चूसी जा रहे हो, अपना तुसी डुबाई जा रहे हो। ये टैक्स किसके लिए ले रहे हो? चलो तू तो जवान ही है, मेरे तो 3 बच्चे ने, होते भी कुछ बच्चे ने। मुझे कोई बता दो पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, पाकिस्तान में अगर बिजली चली है तो आपने अपनी बिजली का सिस्टम रखना है। हर मोहल्ले में चौकीदार लोगों ने रखा हुआ है कि साडा अपना सिस्टम है। मुझे कोई चीज़ बता दो जहाँ पे रियासत है, ट्रांसपोर्ट में बता दो, सेहत में बता दो, लॉ एंड ऑर्डर में बता दो, जिसके लिए टैक्स देते हैं। असल मुझे मैं बात कर रहा हूँ, मैं टैक्स इसलिए देता हूँ, ये दिस इज़ ए एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड माई स्टेट कि भाई आपने मुझे ये सर्विसेज देनी है। यहाँ पे इस शहर में जहाँ पे बैठी हुई हो, मैंने एक दिन पहले भी शो में बताया था, मेरा एक दोस्त बता रहा था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने वो कमरा लेना है जिससे खिड़की से नहर नज़र आती है तो उसका रेट ये है, अगर दूसरा कमरा लेना तो उसका रेट ये है। यानी कि ये रियासत जो है ना मुझे सेहत देती है ना तालीम देती है। पूरा पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल हैं जो मिडिल क्लास तो गाल है। आप किसी जगह शादी नहीं कर सकते, आप बताएं मेरा बच्चा O लेवल A लेवल नहीं कर रहा, विच मीन्स कि मेरे मुल्क में जो इम्तहान होगा वो अंग्रेज़ बादल लंदन में लेगा कैमरे का सिस्टम। ना तालीम मेरे लिए, ना सेहत मेरे लिए, ना बिजली मेरे लिए, ना मेरे लिए लोड शेडिंग मेरे लिए क्या है। तो ये जो सारे टैक्स मैं किसको देता हूँ? असल जो मैं टैक्स दे रहा हूँ IMF के लिए, मैं टैक्स दे रहा हूँ हुकूमत के अपने अखराजात के लिए। मैं सबसे ज़्यादा खिदमत जिसकी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ IPPs के लिए, नहीं IPPs के लिए। तो मैं तो टैक्स तो देते ही कि अपने लिए दे ही नहीं रहा, तो मुझे मेरा सर मेरी जूतियाँ मुझे कह रहे हो। अब थोड़ा सा मज़ीद मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें बताऊँ। पाकिस्तान की जितनी GDP है ना, उसमें 23% ऑफ द GDP टोटल जो पाकिस्तान में पैसा है वो हुकूमत के अपने अखराजात पे है। मुझे इसमें आप बता दो, बस ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। 53% मैं बजट पे आने लगा। 53% जो हमारा बजट है ना, वो हमारी फ़ौज, हमारा जो कर्जा है, हमारा सूद है, उसमें चला जाता है। 29% आपका चला जाता है IPPs, ये तेल, ये बिजली, ये जो इसके जो जिसको आप सब्सिडी कह लें या जो हम पैसे, 82% ये हो जाता है। बाकी के पैसे मुझे बता दो
हुकूमत के खराजात अभी मैंने डाले नहीं, मुझे कहीं भी अवाम दिखा दो ना, मुझे कहीं अवाम दिखा दो। तो ये सारे जितने भी आप पे इन्होंने इस बार 1700 अरब के सुपर टैक्स लगाए हैं, पाकिस्तान में 35% इन्होंने इजाफा किया है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। ये दुनिया की रियासत वाहद होगी माइकी लाल, मैं आज देख रहा था इन्होंने जो सैलरी की है, सैलरी पे कहीं पे इन्होंने 25% टैक्स लगाया आमदनी से, कहीं पे 45% लगाया। पूरी इंसानी तारीख में ये किसी को समझ नहीं एक टैक्स लगाया जो ज़्यादा आमदनी वाला है। 45% टैक्स, 10% उस पर सरचार्ज, यानी कि टैक्स पे टैक्स। कोई राना को ज़िंदगी में इस तरह की मिसाल देखी है तुमने? 45% आप पे टैक्स है और नई एक चीज़ लगा दी है सरचार्ज 10%। 70 रुपए फी लीटर सिर्फ ए टैक्स बताने लगो इनडायरेक्टली। 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल से आप एक लेवी ले रहे हैं और मैंने दसो और कितना लुट रहे हैं। ये टैक्स, ये बजट आपका है, ये सारे अखराजात आपके हैं, मेरा इस पर कोई लेना देना नहीं। मेरा गिरेबान है, मेरा खून है, चूसते जा रहे हो, मुल्क चलाते जा रहे हो। राना साहब, वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि तल्ख फैसले ना किया तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा, तो तल्ख फैसलों का शिकार सिर्फ आवाम और गरीब आदमी क्यों? नहीं, वो जो उन्होंने इसके साथ ही कहा कि अगर अब हम गए तो डूब बनने का मुकाम होगा, तो मैंने कहा कि थोड़े से मुकामात में उनकी या खिदमत में पेश कर दूं। और भी बहुत से मुकामात हैं डूब मरने के ना जी। को पहली दफ़ा तो आप गए नहीं, 7 दफ़ा पीपल्स पार्टी गई है IMF के पास, डूब बनने का मुकाम है। 5वीं दफ़ा आप जा रहे हैं, आपके लिए भी ये डूब बनने का मुकाम है। को पहली दफ़ा तो नहीं, आप दोबारा जाएंगे ना, 5 दफ़ा पहले भी जा चुके हैं, तो उस 5वीं दफ़ा में कहीं मुकाम नहीं आया डूब बनने का। किसी एक दफ़ा तो डूब बनने का मुकाम आ सकता था ना। इस वक्त जब पाकिस्तान शदीद माली क्राइसिस का शिकार है और गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है वो आलमोस्ट नामुमकिन हो गई है गुजारना, तो ऐसे में जो दूध का डब्बा है जो 60-70 का था उसे अब 100 प्लस पे लेके गए, तो ये डूबने का मुकाम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जब लोगों के पास घर में रहने की जगह नहीं है, वो फुटपाथों पे ज़िंदगी गुजारते हैं। आप GOR के अंदर ग्रेड 20 और 21 के अफसरों के लिए लग्जरी जब घर बनाते हैं तो डूब मरने का मुकाम नहीं है। ऐवान सदर की गाड़ियों पे 9 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहे थे, आपने बजट में 40 करोड़ रुपए मजीद रख दिए हैं, तो ये डूब मरने का मुकाम नहीं है। ठीक। जब हम लोग इस बात पे रो रहे थे कि $1.5 अरब हमें मिल जाए तो हमारा घर चल सकता है, तो $20 अरब पाकिस्तान से दुबई में जाके सेटल हुए, तो ये डूब मरने का मुकाम नहीं है। जब हम लोग पंखा चलाने से भी माजूर थे बिलों की वजह से और तुम्हारे पूरे घर सेंट्रली एयर कंडीशन चल रहे थे, तो ये डूब मरने का मुकाम नहीं है। जब हमारे बच्चे गुर्बत की वजह से अपनी तालीम छोड़ के और सड़कों के ऊपर फिर रहे थे और 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से महरूम थे, तो तुम्हारे बच्चों के अब लंदन, अमेरिका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, दुबई में कारोबार थे, तो ये डूब मरने का मुकाम नहीं है। कितने डूब मरने के मुकाम दिखाऊं तुम्हें? कितने डूब मरने के मुकाम तुम्हें बताऊं? और डूब मरोगे तुम? डूब मरने के लिए सबसे बड़ी चीज है शर्म। शर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप डूब मरते हैं। शर्म हो तो डूब मरता है बंदा, और किसी के अंदर शर्म हो तो वो हुक्मरान रह सकता है ऐसे मुआशरे का कि तुम्हारे पास 90,000 गाड़ियां सरकारी, ठीक है, उन पे सालाना कितने करोड़ अरब का पेट्रोल खर्च हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, उनकी मेंटेनेंस, और आवाम सड़कों के ऊपर तड़पती फिर रही है। शर्म आनी है, शर्म होती है डूब मरने के लिए। डूब मरने का मुकाम 5 दफा जा चुके हो तुम उस जगह पे जहां पे तुम कह रहे हो कि अब गए तो डूब मरेंगे। तुम्हारी वजह से पाकिस्तान की तबाही हुई। मैं बार बार कहता हूं, वो तो पाकिस्तान में कोई हुक्मरान इतना तगड़ा नहीं आता, या उस जो तगड़ा होने की कोशिश करता है उसे तगड़ा नहीं रहने दिया जाता। उसकी मंजिल फांसी हो जाती है या जेल हो जाती है, जो थोड़ा सा भी हुक्मरान अवामी वोट के सर पे इतराने की कोशिश करता है। नहीं तो दूध का दूध पानी का पानी कर दें। अब तक कितनी दफा IMF के पास गए, कौन कौन हुक्मरान था, उनकी कितनी जायदादें बढ़ी, पाकिस्तान पे कर्ज बढ़ता रहा, तुम्हारी जायदादें बढ़ती रही, तुम्हारे कारोबार अरूज पे होते रहे, तुम्हारे बच्चे खरबोपति होते रहे, तुम्हारे बच्चे पासपोर्ट फाड़ के पाकिस्तान का फेंकते रहे कि हमने नहीं आज जाना, तुम्हारे बच्चे ऑन स्क्रीन झूठ बोलते रहे हमारी तो कोई जायदाद नहीं, फिर थोड़ी देर बाद नहीं हमारी तो जायदाद थी, हमारे तो फलां गरीब थे, नहीं हमारे तो अरबोपति थे। ये जो आज मलक मेरी जबान बोलता है गरीब के लिए, मैं जब चीखता था रोता था मेरा मजाक उड़ाया जाता था,
कि ये शाम गरीबा करता है। आज पाकिस्तान का कोना कोना शाम गरीबा कर रहा है। मैं इसलिए उस दिन से शाम गरीबा कर रहा था, मुझे पता था कि ये हुक्मरान क्या करेंगे। इनका बस चले तो ये कब्रें खोद के उनके अंदर मुर्दों के ऊपर जो वो है ना कफन, वो तक उठा के भेज दें। शर्म का मुकाम, बड़े शर्म के मुकाम देख लो, शर्म का मुकाम आएगा इन्होंने। मलिक साहब, बिजली की ओवर बिलिंग, वो आज मैं देख रही थी, किसी ने सारिफ ने कहा कि जब मीटर रीडर्स आते हैं और रीड करते हैं तो ज़्यादा उसको जो है ना यूनिट्स लिख के चले जाते हैं, फिर क्या होता है बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, ये इन्होंने हमें फ्रॉड रखा हुआ है। ये ऊपर से पहले हुक्म आता है सारे मतहत अमले को भी इतने इतने अपने अपने पैसे वहाँ से लेके दो, बाद में ऐसे उनको बदनाम करते हैं। ये हो सकता है हम भी मुलाजम हैं इसमें। ये क्या किसी अफसर की ये जरूरत है कि वो करोड़ों रुपए आपसे ज़्यादा ले जाए और आप बिल्कुल मासूम बच्चे बन जाए? ये उनको बाकायदा टारगेट देते हैं कि जनाब हमें इतने पैसे चाहिए, क्योंकि आपने 2000 अरब रुपए IPPs को देने हैं कैपेसिटी चार्जेस के। वो बिजली के जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं, कितनी 2600 अरब आपने चोरी करानी है, जो लाइन लॉसेस कहते हैं। अब मुझे बताओ 2600 अरब कहाँ से आएगा? ये सारा टारगेट पहले देते हैं, बाद में अनेक लोग बन जाते हैं। यार ये अफसर बड़े ऐसे हैं अफसर, और अफसर मैं हूँ, अफसर तो तुम्हारे बताया था। तो दुनिया में हमेशा लीडरशिप की खूबी होती है। लीडर वो होता है जो अपनी छाती पे पहले मसला लेता है। अगर वाकई ये लोग करते हैं ऑनेस्टली, अगर वाकई वापटा के ऑफिसर ये सारा कुछ करते हैं, तो अगर हुकूमत में थोड़ी सी भी सेंस ऑफ द फॉरेन डिज़ाइन करे कि वी आर अनएबल टू कंट्रोल, वी आर अनएबल टू गवर्न, हमारे हक ही नहीं है पासन में हुकूमत करने। योर कमेंट ऑन दैट? देखिए, मैं अभी अपना प्रोग्राम हम टैलेंट पे हमारे चल रहा था, वो कुरैशी साहब हमारे दोस्त हैं, उनका वो सरेआम के शायद कुछ इस तरह का क्या एक रोड शो अवाम की राय लेते हैं। हाँ, उन्होंने दाता साहब पे जाके जो शो किया, नाम क्या है पूरा मैं नाम भूल गया, प्रोड्यूसर आपके कान में बता देंगे क्या नाम है उनका। वकार कुरैशी। उन्होंने दाता साहब पे प्रोग्राम किया तो मैं हैरान हो गया कि यार वो कोई इलाका गैर है जहां पे बाकायदा ऑफिशियली कई गैंग हैं जो आने वाले जायरीन की जेब काटते हैं, और अगर कोई उन्हें पकड़ ले तो उन्हें ब्लेड मार देते हैं। ठीक है, वहां पे इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं वो नशेई हैं जो बरसरे आम नशा कर रहे होते हैं। कहाँ है लाइन आर्डर? कहाँ है मरियम साहिबा? आज तक वहां तो मैंने कोई क्रैकडाउन नहीं देखा। पुलिस की निगरानी में वो लोग काम करते हैं, पुलिस की निगरानी में वहां नशा हो रहा होता है। फिर अफसोसनाक बात यह कि वो इमरान खान जिसके जो इस टाइम जिस पे तुमने सारी ताजीरें लगा दी, उसने वो शुरू किए क्या कहते हैं पनाहगाहें। ठीक है, उन पनाहगाहों में आपको घुसने नहीं देंगे सहाफियों को। मेरे लिए तो जो वहां स्टोरियां पनाहगाहों के अंदर अब हो रही हैं वो इतनी खौफनाक है कि मैं इस ऑन स्क्रीन कह भी नहीं सकता जो कुछ वहां पे हो रहा है। एक बंदा आया था, उसने गरीबों के लिए पनाहगाहें बनाई, चलो लोग आते थे वहां ठहर जाते थे। अब वहां ना पंखे हैं, बिस्तर टूट गए, अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, क्या और पुलिस की निगरानी में हो रहा है। तो ऐसे में ये जो आप मुझसे बिजली का पूछ रही हैं, मलिक साहब वजीर दाखिला हमारे जो हैं उन्होंने इंकशाफ किया था पता नहीं कितने करोड़ रुपए के इजाफी यूनिट डाले गए। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं हमें वापस मिले वो पैसे? अगर वो चोरी पकड़ी गई थी तो क्यों नहीं दे रहे? ये बताओ ना, वो किसके मतहत है, तुम्हारे के वो हुकूमत के मतहत? यही मैं कह रहा हूं ना कि भाई जो हमसे वैसे तो ले रहे हो, 3 बिल देते हैं हम। मलिक साहब, एक जो मैं बिजली इस्तेमाल कर रहा हूं, एक जो मेरे नाम पे दूसरे इस्तेमाल कर रहे, चोरी करने वाले वो चोर अलहदा जो कुंडियां डाल रहे हैं, और वो चोर अलहदा जो जमहूरियत के नाम पे कुंडियां डाल के पार्लियामेंट और उधर पे बैठ के हमारी बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा वो जो बिजली हमने बनाई नहीं उसका भी बिल मैं ही दे रहा हूं। क्या नहीं यार, कोई रियासत है? हम रियासत कहते हैं कि वो माँ की तरह होती है। सही। ठीक है, तो हम सोतेले बच्चे, हम ईदी के झूले में से मिले इन्हें। हमारा कोई इज्जत, कोई मुकाम, कोई हैसियत नहीं है। सारी ताजीरें, सारे जुर्म सारी हमारे लिए रह गई है। तुम्हारे इदारों की ताजीम है, तौहीन फला, तौहीन फला, तौहीन फला, और 24 करोड़ लोगों की तौहीन का कौन जिम्मेदार है? तुम सब मिलकर इनकी तौहीन कर रहे हो, सब मिलकर इनको मारने की कोशिश कर रहे हो। सही कह रहा साहब। वड्डे तौहीन देख लो, तौहीन अदालत, तौहीन फला ते तौहीन फला। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आज से नाजरीन 2 साल कबल अरशद शरीफ मरहूम को कत्ल कर दिया गया था केनिया में। आज जो है उस हवाले से केनियन हाई कोर्ट ने जो एक फ़ैसला दिया है और कहते हैं कि मुआवजा देंगे, 2 करोड़ 17 लाख रुपए जो है फैमिली को देने का कहा है। तो हमारे साथ इसी इशू पर बात करने के लिए मौजूद होंगी मरहूम अरशद शरीफ साहिबा की जो हैं मिसेस जवेरिया सदीक़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया जवेरिया साहिबा आपका वक्त देने के लिए। यूँ तो आपकी भी स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा रही है इस तमाम तर मामले में, और इंसाफ मिलना इसके ये हो तो नहीं सकता कि इंसाफ इसको मुकम्मल कहा जा सके, लेकिन आप इसको कैसे देखती हैं इस फैसले को? जी, ये फैसला बहुत खुशाइंद है और हमारी अदलिया को भी इससे जो है वो सीखने की ज़रूरत है कि एक गैर मुस्लिम जज एक गैर मुल्की को जो कि मुसलमान है अपने मुल्क में जो है वो इंसाफ की फरहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है और तमाम आलमी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसला देती है और अपनी पुलिस को जो है वो मोरद इल्ज़ाम ठहराती है कि उन्होंने जानबूझ के अरशद शरीफ का कत्ल किया। तो यहाँ पे हमारे इदारों और हमारी अदलिया को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि इंसाफ किसको देते हैं वो इसको कहा जाता है। और 1 साल के अंदर अंदर ये ट्रायल मुकम्मल हुआ है और इसका फैसला आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से अरशद शरीफ के केस की हेयरिंग ही नहीं आई। अच्छा जवेरिया, ये मैं इशाराना अर्ज़ कर रहा हूँ, एक तो मैं आपकी स्ट्रगल को भी सलाम पेश करता हूँ कि आपने इंसाफ के लिए हिम्मत नहीं हारी और कहीं से तो चले इंसाफ मिला। तो ये जो कीनिया की अदालत का फ़ैसला है, आप वहाँ खुद जाती रहीं कि किस तरह आपने ये केस लड़ा? जी, मैंने ये केस जो है ऑनलाइन हेयरिंग्स में शिरकत करके जो है वो लड़ा है, क्योंकि मुझे आलमी सहाफ़ती इदारों और मेरे अपने वकील ने ये मशवरा दिया हुआ था कि कीनिया आना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। तो ये जितनी भी हेयरिंग्स हुई हैं 8-9, इसमें मैंने पाकिस्तान से ऑनलाइन शिरकत की और मेरे साथ इसमें कुछ पाकिस्तान के तो कीनिया जाना क्यों मुनासिब नहीं था? कोई आपको भी खतरा था? जी, जाहिर सी बात है, अगर मैं उनकी पुलिस को और उनकी सारे इदारों को एक्यूज करूंगी तो मैं वहाँ एज अ टूरिस्ट तो घूम फिर नहीं सकती ना। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप समझती हैं कि मतलब वहाँ की जो कोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ भी कोई इतनी मैं समझता कोई रेपुटेशन हमारी भी पुलिस की इतनी अच्छी नहीं है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वहाँ की पुलिस? वाकई एक जिस तरह ये केस आसान ज़ुबान में मुझे ये समझ आया कि ये टारगेट किलिंग है, ये इत्तफाक नहीं है या वो इस तरह नहीं हुआ, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? यही फैसला यही बता रहा है कि ये एक प्लान मर्डर है बाय द पुलिस? जी बिल्कुल, ये जो है आज के फैसले में जो जस्टिस स्टेला मोकोटो ने दिया है, और बहुत बहादुर और बड़ी प्रोफेशनल जज हैं जो इनको मैंने पूरा साल जो है वो काम करते हुए देखा है कि अटॉर्नी जनरल आ नहीं रहे थे तो इन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे में जब दोबारा अपीयर होंगी ऑनलाइन तो उन्हें होना चाहिए, और वो थे। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अदालतों का एहतराम है और वहाँ के जजेस जो है वो लोगों को इंसाफ देने में संजीदा हैं। मैंने बतौर बेवा अकेले इस केस को वहाँ पर फाइल किया कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ, ताकि जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो बन जाए, लेकिन बतौर मेरे अपने मुल्क के लोग कहाँ थे, मेरे मुल्क की हुकूमत कहाँ थी, मेरे मुल्क की रियासत कहाँ थी, वो मेरे साथ क्यों नहीं थे मेरे शौहर के इंसाफ लेने के लिए? अकेले कोशिश की, साफ इदारों को साथ मिला के कोशिश की, और नतीजा आपके सामने है कि आज हमें जो है वहाँ से इंसाफ मिल गया था। हम पाकिस्तान में इंसाफ होना बाकी है और हमारी अदलिया से ये सवाल है कि वो जब 1 साल के अंदर इंसाफ कर सकते हैं तो हमारी अदलिया क्यों हिचकिचा रही है? ठीक है, बहुत शुक्रिया जवेरिया, बहुत शुक्रिया बात करने का हमसे। बात यह है महेश साहब कि हो सकता है कि वहाँ जजेस की वीडियोस ना आती हों वहाँ के जजेस की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड ना होती हो। यार देखिए मतलब कितना एक तकलीफ दे है, क्योंकि मैं मतलब दुनिया में आप देखते हैं फिर बड़ा छोटापन लगता है ऐसी बातें करते, नाम लेना मुनासिब नहीं कि ऐसे मैंने ममालिक देखे हैं वहाँ का एक बंदे का सिटीज़न का कोई इशू हो जाए, कोई गुम हो जाए या वो पकड़ा जाए तो पूरी रियासत नीली पीली हो जाती है। तो कीनिया में हमारा सफारतकार भी बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है असूली तौर पे वो पाकिस्तान का सिटीज़न है ना। तो मैं मलिक साहब, मैं एक क्लिप देख रहा था जिसमें जस्टिन ट्रूडो, उनकी काबीना और काफ़ी सारे लोग एक हाल में हैं, तो वहाँ एक मुसलमान लड़का, ही वॉज अराउंड उस मेरा ख्याल 18-19 साल का, तो जस्टिन ट्रूडो खिताब करते हुए उसने कहा कि जी आपको 4-5 साल पहले अब अमेरिका उठा के ले गया था ग्वांतानामो, अच्छा, तो हम आपको डिफेंड नहीं कर सके, तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं बीइंग प्राइम मिनिस्टर, मेरी काबीना आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हम आपको डिफेंड नहीं कर सके, और हर जाने के तौर पे पता नहीं कितने
करोड़ पौंड के डॉलर ये हम आपको देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ एक और मुझे बात याद आ गई कि हमारा तो ख्याल होता है ना, चलें ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते कि माइग्रेंट को जो ये यूरोपियन या गोरे लोग हैं वो 2 नंबर सिटीजन समझते हैं। एक इंडियन का जो मर्डर हुआ वहाँ पे कनाडा में हुआ, तो वो इंडिया के सामने खड़ा हो गया प्राइम में, उनका ये कनेडियन सिटीजन है। आपको याद है, ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, कनाडा भी टॉप 10 में, इंडिया भी टॉप 10 में। बिल्कुल। तो हमारे ज़हन में होता है ना जैसे कि चलें हम पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी या किसी और दुनिया के मुल्क से वहाँ गए हुए हैं, मतलब वो माइग्रेंट था, वो वहाँ का पैदाइशी नहीं था। मकसद हमारा जो है ना बिस्मा, दोनों का जो बात करने का वो ये कि रियासत अपने शहरियों को क्या इज्जत और मुकाम देती है, कैसे साथ खड़ी होती है, ठीक है ना। और मैं तो हैरान हूँ कि हमारा बंदा वहाँ मर गया तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, और हमारी अदालतें जो हैं वो अभी तक उसकी इब्तिदाई हेयरिंग भी नहीं कर सकी। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा कर लें, आई एम सॉरी, कि हम किस तरह अक़वाम आलम में मलिक साहब अपनी एक इज्जत बनवा सकते हैं। दूसरे और भी इसमें पहलू है। एक तो वो हमारी मतलब मोहतरमा ने लॉ की बात की, मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब 2.5 साल आपने काल कोठरी में रखा ना, तो आपका मैसेज यही था कि अब दोबारा भुट्टो ना यहाँ पे आए, उसका ये करेंगे। तो क्या इससे तुम समझते हो कि इस तरह का जो एक हीरो बनना चाहिए था एक यूथ के लिए, आने वाले जर्नलिस्ट के लिए, कि यार सच बोलना है, मतलब इससे बड़ी क्या कुर्बानी हो सकती है, आपकी जान चलेगी, तो हमने तो मेरे लिए वो भी ऑनर नहीं किया। मलिक साहब पता है उसका अलमिया क्या है ताकत का, कि उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुद ब खुद पैदा हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं तो ये दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो जाता। अगर ताकतवर के सामने हर दौर में कोई एक छोटी सी करबला बपा ना होती तो शायद दुनिया में बस यजीद ही रह जाते। तो मैं ये, क्योंकि सैयदना इमाम हुसैन की शहादत भी मुझे याद आ गई, तो मैंने एक जनरलाइज बात की है, मैंने किसी एक उस पे नहीं की। ठीक। और अच्छा, मैं एक और छोटी सी दिलचस्प चीज़ आपसे शेयर करूं, आप भी देखें। मैं एक लतीफ़ा मैंने अभी देखा है। लतीफ़ा ये कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब वो हार गया, तो मलिक साहब वो जो जीतने वाला था वो आया है, तो जो हारने वाला उसने उसको हाथ मिला के उसे पार्लियामेंट लेके गया, फिर अपनी सीट पे बिठाया। वहाँ उसने कहा कि जी अब आपके हवाले है, आप, मुझे उम्मीद है आप मुल्क को लेके आगे चलेंगे। उसने कहा नहीं, आपने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा लो जी अल्लाह हाफिज़। वो बाहर निकला, वो वज़ीर आज़म अपनी साइकिल पे बैठा और घर चला गया। ये हालैंड का ये 4 दिन पहले का वाक़या। यार ये कौन लोग हैं? लंदन में भी यार ये चौथी दफ़ा नहीं उसने वज़ीर आज़म बनना था। अच्छा नहीं, दूसरे लंदन में भी इस तरह ही हुआ। अच्छा नहीं, पहले मैं जो पूछूं, यार वो जो साइकिल पे गया, उसका अमेरिका, बरतानिया, लंदन, दुबई में कारोबार को उसने नहीं बनाया, साइकिल से ही चला गया। वो बेवकूफ लोग, चौथी दफा वजीर आज़म नहीं बनना उसने। उनको अक्ल नहीं है, इस तरह ना करो ना, छोटे यार कहीं से आवाज ही नहीं आई, शेर एक बारी फेर, ठीक है ना, और मुल्क बचाएगा नवाज शरीफ को, चला गया सीधा। कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, ये तो छोटे छोटे लोग हैं, उनको पता नहीं है, हमारे छोटे लोग हैं ना, हमें उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि सियासत किसको कहते हैं, पावर किसको कहते हैं। बहरहाल कमिंग बैक टू अरशद शरीफ, क्योंकि तुम यंग हो हमसे, मैं समझता हूँ कि उसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो नौजवान साफियों को पता होना चाहिए। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर इन्वेस्टिगेशन जो जिस लेवल पे उसने की है, मैं समझ 2 चीज़ें मैंने उसकी बड़ी अप्रिशिएट करूँगा। एक तो उसकी सेंस ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन थी बड़ी ऑनेस्ट होती थी, मेहनत वाइज में बड़ी मेहनत करनी। तो हम बेसिकली हम सावी भी कामचोर हो गए। मेरा नहीं ख्याल मुझे कुछ 6 महीने साल हो गए को मैंने काम की असल ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी हो। अब हमारे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ ये होती है कि कोई पॉलिटिशियन कोई बयान दे दे तो उसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं, ये कमाल हो गया, ही सेड शी हैज़ को हमने। एक तो उसकी इन्वेस्टिगेशन और दूसरा उसकी मैंने फॉलो अप, मतलब जो बड़ी स्टोरी दी है उसको, ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह। तो मैं डिटेल हो, इस पे क्या कहते हो, ये क्यों खत्म हो रहा है? वैसे मैंने पूछा था कि अरशद शरीफ कोई इन्वेस्टिगेशन स्टोरी कर रहे थे कोई खास, वो तो सुनने में आ रहा था कि वो आगे इसी तरफ ही जा रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि उसका अगर सारा करियर देखा जाए, हर बंदे की खूब, जिस तरह इमरान का जो क्रिकेटर के साथ एंड एफ वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है उसका जीतना, तो मैं अरशद शरीफ को ना एज ए जर्नलिस्ट भी चाह रहा हूँ कि एज ए मैं उसको ट्रिब्यूट देना चाह रहा हूँ कि वो याद जो मैं समझता हूँ जो मेरे लिए उसके लिए सलूट है वो है उसकी इन्वेस्टिगेशन।
बहुत उसने मतलब बड़ी बड़ी मज़ेदार स्टोरी, क्योंकि हम थोड़ा सा सेम प्रोफेशन है। मलिक साहब कोई पर्सनल आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कोई याद शेयर करना चाहें? मेरा एक्चुअली आरफ मीत भट्टी के साथ मैंने 3-4 साल प्रोग्राम किया, उसका वो बड़ा लव अफेयर था, वो दोनों बड़े करीबी दोस्त थे। तो फिर मेरा ना उस हवाले से, फिर हुमा शाह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, उसका भी उससे बड़ा ताल्लुक है। तो मैं जब भी कभी इस्लामाबाद जाना ना, तो एक उसकी बड़ी अजीब क्वालिटी थी जो मैंने देखी, वो कभी सोशली बोलता ही नहीं था। आप 3 किसानों में भी बकवास ही आ रहे थे, पता नहीं हमारे अंदर लो हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। बड़ा वेरी क्वाइट मैन, वेरी कैलकुलेटेड, ग्रेट लिसनर। मैंने जो सबसे बड़ी उसकी खूबी देखी ना, अगर आप 2 घंटे बैठे 1-2 से ज़्यादा फिक्रे बोलने, हमने सोची पड़ जाए ना यार, बोलते नहीं है। सुनना मैं समझता हूँ उसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी। फिर मुझे समझ आई कि वो इन्वेस्टिगेटर था, वो लिसनर था, चीज़ों को मीनिंग लेता था, ग्रेट होस्ट, ग्रेट फ्रेंड, वेरी ऑनेस्ट मैन। उसके कमेंट जो थे ना, वो हमारी तरह, हम तो बड़े दुकानदार से हो गए ना, आधा सच बोलना आधा झूठ। मैं एज ए पर्सन समझता हूँ कैरेक्टर में मेरे से वो बहुत बड़ा आदमी था। राना साहब, योर कमेंट ऑन दैट, आपका कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? मेरी अरशद से मुलाकात जब आखिरी इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म हाउस में उन्होंने वो सैफर दिखाया था सहाफ़ियों को, तो मैं और अरशद साथ साथ ही बैठे थे। तो मैं अरशद को देख रहा था कि यार ये वो नौजवान है जिसने पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म का कोई ऐसा वो नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, यह भी मुझे पूछा था बतौर एडिटर। उसकी रीज़न ये कि जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, तो बहुत सारे इदारों के लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर वसाइल को जो लूटा गया है, वो सब ने हिस्सा बकदर जुस्सा लूटा है। अब जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं और नाम ऐसे आ जाते हैं, पाकिस्तान में कई सहाफ़ी हैं बेचारे जिन्होंने स्टोरियां दी और भाग गए। बाजवा साहब के हवाले से जिसने दी थी वो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना, बल्कि स्टोरी भी तब दी थी जब बाहर था। हाँ, अब ये नहीं कोई डिस्कस करेगा कि इसी स्टोरी के में जो सच है इस पे हमें एक्शन लेना है। उसकी जान को लाले पड़ गए, वो मुल्क से बाहर भाग गया। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना बहुत ख़तरनाक और तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि अगर आप कर भी लेंगे तो आप जिस इदारे में बैठे हैं उसके भी तो स्टेक्स हैं। तो वो कहाँ आपने देखा। तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम बड़ी हो के इस तरह की कोई चीज़ें ना करना, लीव नहीं बनना तुमने, तनख्वाह लेनी अपना काम। हाँ, यानी कि मसला ये कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है, जो हम आपका पहला टॉपिक था कि पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं, आई एम सॉरी टू से, हम भी उसका ही हिस्सा हैं। हम लोग तो मजबूरियों और 10,000 पाबंदियों के मारे हुए लोग हैं। और वो जो उन्होंने कहा था ना कि इस अहद सितमगर में गमेश के मारे ज़िंदा हैं, यही बात बड़ी बात है प्यारे। तो इस दौर में वो सहाफ़ी जो थोड़ा बहुत सच बोल जाते हैं, अपनी नौकरियों को दाव पे लगा के, तनख्वाहों को दाव पे लगा के, अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा के, तो भाई उनकी ताज़ीम करनी चाहिए, जो इन मुश्किल हालात में भी सच बोल जाते हैं और तमाम रिस्क ले लेते हैं। तो अरशद शरीफ तो एक मॉडल था जी। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि तमाम सहाफ़ी इस मॉडल की तरह इख्तिताम को पहुँचे, लेकिन ये मैं ज़रूर ख्वाहिश करता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी सफोकेशन नहीं होनी चाहिए कि सच बोलने वालों का गला दबा दिया। ठीक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे मेरे पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।